तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम दिल्ली सल्तनत के 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो उन 2 पार्ट्स में हमने देखा, पहले पार्ट में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल में देखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। तो 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की भूमिका निभाई। उसके बाद इसकी डेथ हो गई 1210 में। उसके बाद आराम शाह नाम का आदमी कुछ महीनों के लिए, फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के लिए सुल्तान बना। तो ये आराम शाह, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही बेटा था ना ही दामाद, कुछ भी नहीं, कुछ महीनों के लिए बना। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना दामाद इल्तुतमिश वो सुल्तान बन गया 1211 में और 1236 तक वही सुल्तान रहा। तो इल्तुतमिश की जब डेथ हो गई 1236 एडी में, उसके बाद इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी बेटी जो है वो एम्परर बने, लेकिन बेटा बन गया एम्परर। तो ये सब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया। तो अब हम इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। तो हम फिर से समझते हैं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद क्या हुआ। तो पार्ट 3, दिल्ली सल्तनत, सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश। तो आइए अब जानते हैं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ। तो रजिया सुल्ताना जो है वो इल्तुतमिश की ही बेटी है। तो इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था महमूद, इल्तुतमिश उसको चाहता था कि मेरे बाद ये राजा बने। तो इल्तुतमिश ने महमूद को लड़ने के लिए भेजा था बंगाल में। तो 1229 में जब ये बंगाल में ही लड़ाई लड़ रहा था तो महमूद की डेथ हो गई थी। तो जिसको राजा बनना था वो तो मर गया था। तो इल्तुतमिश के जो बाकी बेटे थे वो सारे निकम्मे थे। इल्तुतमिश उनको पसंद नहीं करता था, उन पे भरोसा नहीं करता था। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना जो कि कैपेबल थी। तो इल्तुतमिश ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरे बाद मेरी यही बेटी रजिया ही सुल्ताना, तो सुल्तान बनने के बाद उसका नाम हो गया ना, उसका नाम तो रजिया ही था, तो मेरी बेटी रजिया ही सुल्ताना बने, यही इल्तुतमिश की इच्छा थी। तो देखते हैं कि हुआ क्या इल्तुतमिश के मरने के बाद। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि रजिया सुल्ताना कौन थी, तो ऑब्वियसली रजिया सुल्ताना मैंने आपको बता ही दिया कि इल्तुतमिश की पहली बेटी थी ये, मतलब बेटों से भी बड़ी थी ये, उम्र में वो उसकी सबसे पहली औलाद थी। तो इल्तुतमिश की पहली संतान या पहली औलाद रजिया ही थी। और अगर ध्यान से सोचो तो रजिया के नाना थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। तो दामाद की बेटी है रजिया, तो रजिया के नाना है कुतुबुद्दीन ऐबक। और रजिया के कई सारे सौतेले भाई भी थे। तो मैंने आपको बताया ही कि इल्तुतमिश चाहता था कि उसका जो बेटा था, सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद, वही बने अगला सुल्तान। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद की 1229 एडी में डेथ हो गई थी जब वो बंगाल में गवर्नर था, बंगाल में घूम रहा था। तो इस बड़े बेटे की डेथ के बाद इल्तुतमिश का दिल टूट गया था और उसका अपने बाकी बेटों पे कोई भरोसा था नहीं। इसलिए वो अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को ही अपने दरबार में बिठाने लगा, अपने पास में कुर्सी पे उसको बैठने की जगह देता था, ताकि रजिया सुल्ताना देख सके, सुन सके, समझ सके कि पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे चलाए जाते हैं, दरबार वगैरह कैसे चलते हैं। तो एक तरह से इल्तुतमिश ने सबको हिंट तो दे ही दिया था कि मेरे मरने के बाद जो है मेरा कोई बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी को ही गद्दी मिलनी चाहिए। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार इल्तुतमिश लड़ाई लड़ने के लिए ग्वालियर गया था। तो जब भी कोई राजा लड़ाई लड़ने के लिए अपने गद्दी को छोड़ के बाहर जाता था तो वो किसी को इंचार्ज अपॉइंट करके जाता था। तो इस बार इल्तुतमिश, जनरली जो इंचार्ज होता था वो कोई राजकुमार ही होता था, अपना बेटा ही होता था। लेकिन इस बार जो इल्तुतमिश ग्वालियर जा रहा था तो उसने अपनी बेटी को इंचार्ज बना दिया था। तो सबको पता था कि वो चाहता क्या है। इल्तुतमिश यही चाहता था कि रजिया ही उसकी जगह ले। तो जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1236 एडी में, तो रजिया जो है, हम इसको सुल्ताना नहीं बोलेंगे जब तक कि ये सुल्तान बन नहीं जाएगी, तो हम इसको रजिया ही बुलाएंगे। तो रजिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब मुझे ही सब मिलके सुल्तान बना देंगे, लेकिन औरत होने की वजह से कोई नहीं। ज्यादातर टर्किश नोबल, जो ज्यादातर दरबारी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई औरत एम्परर बन जाए।
ठीक है ना। तो इसको सबने साइड लाइन कर दिया, इल्तुतमिश का कहा किसी ने नहीं माना, इल्तुतमिश की आखिरी इच्छा किसी ने नहीं मानी, इसको साइड लाइन कर दिया। और इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को अगला एम्परर बना दिया, क्योंकि इल्तुतमिश के कई बेटे थे, बड़ा बेटा तो मर गया था लेकिन और भी बेटे जिंदा तो थे ना। उन्हीं जिंदा बेटों में से सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, तो इसी को एम्परर बना दिया। बनना था रजिया सुल्ताना को, तो रजिया सुल्ताना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक, तो अब रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो चौथा सुल्तान बन गया था। चौथा सुल्तान कैसे? पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा सुल्तान आराम शाह। आराम शाह तो कुछ ही महीनों में हट गया गद्दी से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, और अब इल्तुतमिश के बाद सुल्तान बनने का मौका मिला रुकनुद्दीन को। तो रुकनुद्दीन कौन है? तो दोनों रजिया और रुकनुद्दीन दोनों ही इल्तुतमिश की औलादे हैं, लेकिन रजिया और रुकनुद्दीन की मां अलग अलग है, तो दोनों सौतेले भाई बहन हैं। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये एक नंबर का शराबी था, अफीम था, और इसके बाद अफीम वगैरह लेता था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको किडनैप करवा लिया करता था, तो काफी अय्याश किस्म का ये इंसान था। तो इसका तो पूरा काम यही था कि अपनी लाइफ एंजॉय करता था जो रुकनुद्दीन फिरोज था, जबकि इसने अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं एम्परर की, एम्परर को दरबार वगैरह लगाने होते हैं, डिसीजंस वगैरह लगानी होती है, ये सारी पावर इसने अपनी मदर शाह तर्कन के हाथ में दे दी थी। तो शाह तर्कन क्या है? तो ये इल्तुतमिश की वाइफ हुई ना, तो इल्तुतमिश की बहुत ही फेवरेट वाइफ थी शाह तर्कन, तो इसीलिए बाकी जो नोबेल्स हैं वो डरते थे शाह तर्कन से। भले इल्तुतमिश तो मर गया है लेकिन शाह तर्कन काफी ताकतवर थी। लेकिन शाह तर्कन जो है जल्द ही अनपॉपुलर हो गई। अब वो क्यों अनपॉपुलर हो गई? क्योंकि शाह तर्कन को पता था कि मेरा बेटा बहुत कमजोर है, तो मेरे बेटे को कोई भी हटाने की कोशिश कर सकता है। साथ में इसकी आदतें इतनी बुरी थी रुकनुद्दीन की कि ये चारों तरफ बदनाम था, कोई भी पसंद नहीं करता था रुकनुद्दीन को। तो शाह तर्कन जानती थी कि मेरे बेटे पे खतरा है, कोई भी मेरे बेटे को गद्दी से हटाने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए शाह तर्कन ने पहले ही जो कैपेबल आर्मी जनरल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जिन पे कि शाह तर्कन को थोड़ा भी डाउट होता था, उनको या तो वो मरवा देती थी या तो जेल में डाल देती थी, साथ में उनके फैमिलीज को भी परेशान करती थी। तो इसलिए ये जो शाह तर्कन है ये काफी अनपॉपुलर हो गई थी। और जो छोटे छोटे जगहों पे, दिल्ली सल्तनत के छोटे छोटे जगहों पे रिवोल्ट्स होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि सबको पता चल गया था कि एक अय्याश किस्म का आदमी सुल्तान बन गया है जिसका सारा ध्यान सिर्फ शराब पीने में और नाच गाने में ही रहता है, तो वो क्या गद्दी संभालेगा। तो ये समझते ही हर जगह छोटे छोटे जगहों पे रिवोल्ट करने स्टार्ट कर दिए थे जो लोकल गवर्नर्स वगैरह थे। तो ऐसा ही एक रिवोल्ट पंजाब में हुआ था। तो पंजाब में जब रिवोल्ट हो गया तो एम्परर होने के नाते रुकनुद्दीन को पंजाब जाना पड़ा। तो ये पंजाब गया था रिवेलियन संभालने के लिए, पीछे इसकी मदर तो शाह तर्कन तो थी। तो शाह तर्कन को मौका मिल गया कि सारा मिलिट्री वगैरह, सारी आर्मी जो है वो पंजाब गई हुई है, तो यही सही मौका है, मैं रजिया सुल्ताना को रास्ते से हटा देती हूं हमेशा के लिए। क्योंकि रजिया सुल्ताना तो काफी पॉपुलर थी और सब जानते थे कि इल्तुतमिश बहुत पसंद करता था रजिया सुल्ताना को, ये रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया शाह तर्कन ने। तो ये बात जब रजिया सुल्ताना को पता चल गई कि हाँ मुझे ये लोग जेल में डालना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, तो वो पैलेस जो महल में रहती थी, जिस महल में शाह तर्कन रहती थी, उसी महल में इल्तुतमिश की बाकी बेटियां, बाकी बेटे और बेटी सब रहते थे ना। तो उस पैलेस से रजिया सुल्ताना दौड़ती हुई बाहर चली जाती है, रोड पे चली जाती है और चिल्ला चिल्ला के लोगों से अपील करती है कि देखो मेरी मदर जो शाह तर्कन है वो मेरे साथ ऐसा करना चाहती है, मुझे जेल में डाल के मेरे को मारना चाहती है। तो जो दिल्ली के लोग थे वो एक जगह जमा हो गए कि अरे ये क्या तमाशा चल रहा है, और लोग जानते थे कि हाँ ये देखो शाह तर्कन जो है वो अच्छी औरत नहीं है और रजिया सुल्ताना जो है वो इल्तुतमिश की फेवरेट है, ये सारी चीजें दिल्ली के लोगों को पता थी। तो इस तरह क्या हुआ कि जो पब्लिक का सपोर्ट है वो रजिया सुल्ताना की तरफ हो गया, और फिर जो भीड़ जमा हुई थी, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो सब मिलके रजिया सुल्ताना के साथ ना सिर्फ भीड़ आ गई बल्कि कुछ मिलिट्री जनरल्स जो सोल्जर्स वगैरह रह गए थे दिल्ली में,
वो सब जमा हो गए, बोले कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हम शाह तर्कन को ही मार देंगे। तो वो मॉब, वो भीड़ जो है महल के अंदर घुस जाती है और शाह तर्कन को जो है बंदी बना लेती है। ठीक, तो शाह तर्कन को बंदी बना लिया, इसका क्या मतलब है? पावर ट्रांसफर हो गया ना, गद्दी जो है शाह तर्कन के हाथ से निकल गई। बेटा तो शराबी है, वैसे भी बेटा जो है पंजाब गया हुआ है लड़ने के लिए, तो बेटे के लौटने से पहले ही शाह तर्कन को जेल में डाल दिया रजिया सुल्ताना ने। तो जो नोबेल्स थे, जो नोबेल्स और आर्मी थे, उनको जैसे ही ये खबर पता चली तो उन्होंने रजिया सुल्ताना को ही एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि रजिया सुल्ताना हमारी सुल्तान बने। तो इस तरह से 1236 एडी में, यानी कुछ महीनों तक ही ये जो कमजोर आदमी है रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मदर शाह तर्कन, कुछ महीनों तक ही ये गद्दी संभाल पाए। अल्टीमेटली नवंबर 1236 में रजिया सुल्ताना जो है वो 5th सुल्तान बन गई। 5th सुल्तान, चौथा रुकनुद्दीन और 5वीं खुद ये बन गई। तो रजिया सुल्ताना ने एम्परर बनने के बाद क्या किया? वही किया जो एक्सपेक्टेड था। तो रुकनुद्दीन यानी अपने सौतेले भाई और अपनी सौतेली मां को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी मरवा दिया जेल में ही। तो अब रजिया सुल्ताना जो है वो 5th रूलर या 5th एम्परर बन गई है दिल्ली सल्तनत की। तो अब पता करते हैं कि ये किस तरह की एम्परर या एम्प्रेस या सुल्ताना थी। तो अब इसका नाम क्या हम बोल सकते हैं? रजिया के साथ सुल्ताना भी जोड़ना होगा हमको, क्योंकि सुल्तान है ये फीमेल सुल्तान यानी सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना के बारे में ये माना जाता है कि वो अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी ध्यान देती थी। मतलब अपने भाइयों की तरह नहीं थी कि एम्परर बनते ही बिल्कुल लाइफ के मजे लेने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी, क्योंकि फादर से सीखा था इसने कैसे रूल किया जाता है। तो ये खुद से पर्सनली अपॉइंट करती थी इक्तेदार। तो ये इक्तेदार क्या है? तो इक्तेदार जो मैंने पिछली पार्ट 2 में डिस्कस किया था हमने, इक्तेदारी सिस्टम। तो इक्तेदारी सिस्टम एक्चुअली रजिया सुल्ताना के, तो इसके जो फादर थे इल्तुतमिश, उन्होंने ये इक्तेदारी सिस्टम डेवलप की थी। तो इक्तेदारी सिस्टम क्या है बच्चों? कि छोटे छोटे जो सिटीज या टाउन्स होते थे उनको इक्ता का नाम दिया गया, इक्ता। तो ऑफिसर्स को सैलरी देने के बजाय यही इक्ता जो है उनके हवाले कर दिया जाता था कि हम आपको कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे किसी को मान लो कि मेरठ का इक्ता दे दिया, किसी को बदायूं का दे दिया कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो, तुम टैक्स कलेक्ट करो, तुम किसानों से टैक्स कलेक्ट करो, बिजनेसमैन से टैक्स कलेक्ट करो। तो जो सैलरी हम आपको नहीं दे रहे तो पैसे आप उन टैक्स में से रख लेना, बाकी बचे पैसे जो है वो खजाने में जमा कर देना। तो इसी को इक्तादारी बोलते थे। तो इक्ता को संभालने वाले कहलाते थे इक्तादार। तो ये रजिया सुल्ताना क्या करती थी? अपने हाथों से ही इक्तादार अपॉइंट करती थी ताकि लोग लॉयल बने रहें, कोई रिवोल्ट ना करे। हर इक्तेदार को वो पर्सनली पहचानती थी। तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट इक्तेदार था अल्तुनिया। तो इस अल्तुनिया को इसने बदायूं और भटिंडा यानी पंजाब, बदायूं यानी उत्तर प्रदेश, उसका इक्तेदार बना रखा था। तो ये अल्तुनिया क्या है? कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बचपन का दोस्त था रजिया सुल्ताना का। तो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। तो इसलिए जो दो इंपॉर्टेंट जगह है बदायूं और भटिंडा, वो अल्तुनिया को दे दी। बाद में हम देखेंगे कि इसी अल्तुनिया से जो है ना रजिया सुल्ताना ने शादी भी की। अब क्यों शादी करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी, वो सब हम आगे देखेंगे। बट हाँ, इसी से हुई रजिया सुल्ताना की शादी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई रजिया सुल्ताना के लाइफ में कि औरत होने की वजह से उसको बहुत सारे नॉवेल्स पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये हमारे लिए इंसल्ट है। तो इसके खिलाफ, रजिया सुल्ताना के खिलाफ जो नॉवेल्स थे वो अफवाह वगैरह फैलाने लगे ताकि इसकी इमेज जो है वो टार्निश हो जाए। तो रजिया सुल्ताना के बारे में अफवाह ये फैल गई कि एक उसका स्लेव था रजिया सुल्ताना का, तो जो कि एबेसिनियन स्लेव था, यानी अफ्रीका से आया था। अफ्रीका में एक कंट्री है आज इथोपिया के नाम से, इथोपिया, पहले ये एबेसिनिया के नाम से जानी जाती थी। तो वहां का ये स्लेव था। तो आप सोचो कि ये स्लेव इंडिया कैसे पहुंचा होगा। तो पुराने जमाने में स्लेव ट्रेड काफी हुआ करते थे कि, और ये लोग भी तो बाहर से ही आए थे ना, दिल्ली सल्तनत वाली, ये लोग तो खुद ही पर्शिया, टर्की इस जगह से आए थे। तो स्लेव्स खरीदना बेचना काफी नॉर्मल था उस जमाने में। तो इसकी डार्क स्किन थी, ये काफी अफ्रीकन स्किन टोन वाला था। तो लोग अफवाह फैलाने लगे कि रजिया सुल्ताना का अफेयर है इससे।
अब क्यों अफेयर है, कोई तो वजह होगी। तो हुआ यह था कि रजिया सुल्ताना अपने हाथों से ही अपॉइंट करती थी ना सबको, तो इसने इसको एक बहुत हाई पोस्ट दे दिया था, इसको बना दिया था घोड़े का इंचार्ज। जो ये एक एबिसिनियन स्लेव था, तो पहले तो स्लेव को कोई पोस्ट दी ही नहीं जानी चाहिए टेक्निकली, ठीक, क्योंकि जब बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स हैं, नोबल्स हैं, वो भी टर्किश ओरिजिन के, तो एक आप अफ्रीकन स्लेव को क्यों इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हो। तो इसको जो पोस्ट मिली थी वो थी आमिर आखुर की। आखुर का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा, आमिर का मतलब होता है मिनिस्टर। तो इसको इंचार्ज बना दिया गया था जितने भी घोड़े हैं। तो घोड़े होते हैं ना, अगर राजा है तो राजा की फौज होती है, तो फौज में लड़ने के लिए घोड़े वगैरह चाहिए होते हैं, तो उन सब घोड़ों का एक इंचार्ज होता है, एक मिनिस्टर होता है, तो उसका नाम होता है आमिर आखुर। तो वही इंचार्ज इसको बना दिया गया था। तो आमिर आखुर जो है वो तो एक हाई रैंक है। तो ये रैंक जैसे ही अपॉइंट हुई तो लोगों में अफवाह फैल गई कि इतनी बड़ी रैंक एक स्लेव को, वो भी अफ्रीकन स्लेव को, अगर ये टर्किश स्लेव होता, पर्शियन स्लेव होता तो हम समझ सकते थे। तो इसीलिए लोगों में अफवाह फैल गई और लोग जो है तरह तरह की बातें करने लगे, तो थोड़ी इमेज जो है वो डाउन हो गई रजिया की। तो रजिया जो है अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। 1236 में ये सुल्ताना बनी है और 1240 तक सब कुछ लगभग ठीक चला है। 1240 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई रजिया सुल्ताना की लाइफ में, जो कि इसकी मौत की भी वजह बनी। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो 1240 एडी में जो रजिया सुल्ताना का बचपन का दोस्त था अल्तुनिया, उसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, तो रजिया सुल्ताना ने इसको भटिंडा और बदायूं का गवर्नर बना रखा था। तो ये अल्तुनिया जो है वो भटिंडा में रहता था, तो ये दो जगहों का गवर्नर था, बदायूं का भी था और भटिंडा का भी था। तो भटिंडा कहाँ है, पंजाब में है। तो पहले भी पंजाब में रिवोल्ट हो चुका था। रजिया सुल्ताना का जो भाई था, सौतेला भाई रुकनुद्दीन फिरोज, उसको भी एक बार पंजाब जाना पड़ा था ना रिबेलियन को दबाने के लिए। तो फिर से पंजाब में रिबेलियन हो गया, भटिंडा में रिबेलियन हो गया, और इस बार रिबेलियन करने वाला यही था इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जो कि रजिया सुल्ताना के बचपन का दोस्त था। तो रजिया सुल्ताना को खुद वहां पे जाना पड़ा भटिंडा में इस रिबेलियन को दबाने के लिए। तो रजिया सुल्ताना अपने उसी स्लेव को लेके गई जिसके बारे में की कहानी फैल गई थी कि दोनों के साथ एक दूसरे का लव अफेयर है। तो रजिया सुल्ताना जब जा रही थी, भटिंडा पहुंची भी नहीं थी, तभी इसको बीच रास्ते में ही इम्प्रिजन कर लिया गया था। इस पे अटैक किया। किसने अटैक किया? अल्तुनिया की फौज ने। है तो बचपन का दोस्त। तो अल्तुनिया जो है मारना नहीं चाहता था रजिया सुल्ताना को, लेकिन वो चाहता था कि औरत ना बने एम्परर। ऐसा नहीं है कि वो कोई दुश्मन था रजिया सुल्ताना का, इनका फंडा बस यही था कि इतने सारे मर्दों के होते हुए एक औरत क्यों हमारे ऊपर रूल करे। तो इसने रजिया सुल्ताना को तो जेल में डाल दिया और उसका जो स्लेव था याकूत, उसको जो है वहीं पे मार दिया। ठीक, तो अब रजिया सुल्ताना की लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो अब देखो, रजिया सुल्ताना जो कि दिल्ली की सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान है, वो तो भटिंडा के जेल में बंद हो गई ना। तो अगर एम्परर जेल में बंद है तो दिल्ली सल्तनत का क्या होगा? तो उसमें कोई ना कोई तो चाहिए ना, हमेशा सुल्तान की गद्दी खाली तो नहीं रह सकती है। तो जैसे ही रजिया सुल्ताना के जेल में जाने की खबर लगी, दिल्ली पहुंची, तो जो रजिया सुल्ताना का एक सौतेला भाई था बहराम शाह, तो रजिया सुल्ताना का सौतेला भाई बहराम शाह, तो ये भी तो इल्तुतमिश का ही बेटा है ना, इल्तुतमिश का ही बेटा है बहराम शाह। तो इसने गद्दी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि इसको लगा कि मेरी दीदी तो जेल में बंद है और दीदी तो अब गई, दीदी तो अब जेल से आएगी नहीं, तो अब मेरे पास मौका है। तो यही बन गया अगला एम्परर। तो ये बहराम शाह जो है ये छठा एम्परर बन गया, 6th एम्परर दिल्ली सल्तनत का। तो बहराम शाह जो है अप्रैल 1240 एडी में इस सिचुएशन में, यानी कि बहन जो है इसकी जेल में बंद है और कोई इसको रोकने वाला है ही नहीं, तो ये बन गया एम्परर। तो अब रजिया सुल्ताना को जैसे ये खबर मिली कि मेरे पीठ पीछे कोई और एम्परर बन गया है, तो वो घबरा गई। तो उसने कहा कि देखो, अल्तुनिया से कहा कि तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है, मेरा भी कोई फायदा नहीं है, तुमने तो मुझे जेल में डाल के तुम्हें क्या मिलेगा। तो रजिया ने कहा कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, बचपन के दोस्त तो थे ही। तो अल्तुनिया को यह बात अच्छी लगी कि अगर मैं रजिया सुल्ताना से शादी कर लेता हूं और अगर रजिया सुल्ताना फिर से सुल्तान बन जाएगी तो मेरी भी पोजीशन बढ़ जाएगी। तो अल्तुनिया ने उसकी बात मान ली, उसको जेल से छुड़ा दिया।
तो फिर ये दोनों पति पत्नी बन गए। तो अब ये दोनों पति पत्नी, अल्तुनिया का मेन मोटिव क्या है कि अब रजिया सुल्ताना को वापस किसी तरह से हम सुल्तान बना दें, तो ये सुल्ताना बन जाएगी, मैं सुल्ताना का पति, तो मेरी भी पोजीशन ऊपर। ठीक, तो अब ये दोनों पति पत्नी मिलके वापस अपनी फौज को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे कि दिल्ली में हम बहराम शाह को गद्दी से अब हटाएंगे। तो अब बहराम शाह से इनकी लड़ाई हो जाती है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो 1240 यानी उसी साल, इस साल दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो रजिया सुल्ताना जेल चली गई और उसी साल उसका भाई जो है वो गद्दी हत्या लेता है, बहराम शाह। तो उसी साल कुछ महीनों के बाद ही बहराम शाह से इनकी लड़ाई हो जाती है। और बहराम शाह क्योंकि एम्परर है तो उसकी फौज ज्यादा बड़ी है, तो बहराम शाह की फौज ने इन दोनों पति पत्नी की फौजों को हरा दिया, अल्तुनिया और रजिया को हरा दिया। तो अब हारने के बाद ये लोग मारे मारे फिरने लगे, यहां वहां भटकने लगे। तो जो इनके जो सैनिक वगैरह थे उन सब ने इनका साथ छोड़ दिया, अल्तुनिया रजिया बिल्कुल अकेले हो गए। गिने चुने जो कुछ सैनिक थे सिर्फ वही इनके साथ रह गए। तो ये लोग भटकते भटकते कैथल के जंगलों में भटकने लगे। कैथल आज एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हरियाणा का, उस वक्त ये जंगल से भरा हुआ था। तो कैथल के ही जंगलों में ये लोग भटकने लगे। अब ये लोग तो एम्परर, रजिया सुल्ताना किसी जमाने में एम्परर रही है, अल्तुनिया जो है दो दो जगह का गवर्नर है, तो इनके पास काफी हीरे जवाहरात इनकी बॉडी पे थे, काफी पैसा वैसा, इनको देख के ही लगता था कि ये काफी बड़े घर के होंगे। तो कुछ रॉबर्स थे जिनको नहीं पता था कि ये लोग कौन है, उन लोगों ने इन पे अटैक करके इनको लूट लिया और इनको मार दिया। तो देखो, एक वक्त जो एम्परर रही है वो चोर डकैतों के हाथों मारी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा एम्परर रॉबर्स यानी डकैतों के हाथों मारा गया, तो वो यही है, रजिया सुल्ताना ही है। इस तरह से इतनी कह लो कि एम्बेरेसिंग मौत इनको मिली। तो अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्ताना की डेथ हो जाती है। तो कैथल के जंगल में ही उनको दफना दिया गया। तो रजिया सुल्ताना की जो ओरिजिनल ग्रेव है वो कैथल में ही है, हरियाणा में। तो बाद में जो इसका सौतेला भाई एम्परर बन गया था, बहराम शाह जो एम्परर बन गया था, उसने अपनी बहन की टूम्ब, वहां से अपनी बहन की लाश को हटाया और वापस उसका टूम्ब जो है दिल्ली में बनवाया। तो रजिया सुल्ताना की टूम्ब आपको दो जगह देखने को मिलेगी, एक तो दिल्ली में मिलेगी और एक कैथल में मिलेगी। दिल्ली वाला टूम्ब तो कहाँ है, मतलब कोई पूछता भी नहीं, कोई देखने भी नहीं जाता उसे, खैर वो अलग बात है। तो अब हम इस बहराम शाह की स्टोरी भी देख लें। इसने अपनी बहन की गद्दी हत्या ली थी, तो आखिर ये कितने दिनों तक और कैसे राज कर पाया वो देख लें। तो 1140 में गद्दी इसके हाथ लगी और ये 6th एम्परर बना था। तो ये जो बहराम शाह है ये भी रजिया सुल्ताना की ही तरह इल्तुतमिश का ही बेटा था, भले ये रजिया सुल्ताना का अपना भाई नहीं था। तो जब रजिया सुल्ताना, ये तो आपको मैंने कहानी बताई थी कि जब वो भटिंडा की जेल में बंद थी तब इसने कैसे गद्दी हत्या ली थी और 6th सुल्तान बन गया था, ये दिल्ली का 6ठा सुल्तान बन गया था। तो बाद में इसको अपनी बहन से और अपने जीजा जी यानी कि बहन रजिया सुल्ताना और रजिया सुल्ताना के पति अल्तुनिया से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उस लड़ाई में इसने उन दोनों को हरा दिया था और हराने के बाद इसकी गद्दी जो है बच गई थी, यानी एम्परर बना ही रह गया था। तो बहराम शाह भी जो बहुत दिनों तक रूल नहीं कर पाया, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि 42 में ही इसका जो कार्यकाल है, इसका जो एम्पररशिप है वो खत्म हो गई। बट क्यों हो गई वो हम देख ले। तो जब इसने काफी मेहनत की अपने आप को एम्परर बनाए रखने के लिए, गद्दी तो अपनी बहन से ही छीनी थी ना, तो कुछ महीने तो इसके स्टेबलाइज करने में ही लग गए, अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने में ही लग गए। तो उसी ताकत को कंसोलिडेट करने के चक्कर में, ताकि इसको किसी से खतरा ना रह जाए, इसने तुर्क चहलगानी के लोगों को मरवाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको याद होगा हमने पार्ट 2 में कवर किया था तुर्क चहलगानी। तो तुर्क चहलगानी क्या है, इल्तुतमिश यानी इसी के फादर इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था ना, 40 लॉयल लोगों का ग्रुप बनाया था, उसी से सरकार वो चलाता था। किसी को ये मिनिस्टर बना देता था, किसी को वहां का गवर्नर बना देता था। तो बहराम शाह ने उसी 40 के ग्रुप यानी चहलगानी के ग्रुप में से कुछ लोगों को मरवा दिया। तो बाकी लोगों को खतरा महसूस होने लगा। और ये तुर्क चहलगानी के पास तो काफी ताकत थी ना, 40 लोगों का ग्रुप है ये, और इल्तुतमिश के टाइम से ही चला आ रहा था, तो इनके पास काफी ताकत हो गई थी।
इसलिए अब इन लोगों ने सोचा कि अब बहराम शाह को अपने रास्ते से हटाएंगे, नहीं तो ये हमको भी मरवा देगा। तो इन लोगों ने आपस में एक मीटिंग की, जो बाकी बचे हुए थे तुर्कानी चहलगानी वाले, उनको लगा कि नहीं अब ये खतरनाक होता चला जा रहा है बहराम शाह। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं। तो लाहौर में अटैक हो गया था, लाहौर में मंगोल्स ने अटैक किया। तो कहीं भी अटैक होगा तो राजा का कर्तव्य है ना कि वो वहां जाके उस अटैक को रोके। लेकिन बहराम शाह इतना डरपोक था कि इसको लगा कि अगर मैं दिल्ली छोड़ के लाहौर चला जाऊंगा तो मेरे पीठ पीछे कोई और सुल्तान बन जाएगा। तो इसने लाहौर जाने से ही मना कर दिया, और लाहौर में जो मंगोल्स है उन्होंने काफी लोगों को मारा काटा। तो अब राजा अपने किंगडम को ही नहीं बचा पा रहा है, तो वो किस काम करा जाए। तो इसी चीज से नाराज होके जो तुर्कानी चहलगानी है, उन लोगों ने फैसला किया कि अब बहुत ड्रामा हो गया, अब इस कमजोर राजा को हटाओ। तो इन्होंने इसी घटना को, इसी के लिए बहराम शाह को जिम्मेदार ठहराया कि आप क्यों नहीं गए लाहौर, और इसको जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने के कुछ हफ्तों के बाद इसकी गर्दन काट के इसको मार दिया। तो छठा राजा था ये सिख सुल्तान, ये भी गया काम से। तो अब देखो, बहराम शाह को मारने के बाद ये जो तुर्काने चहलगानी है, 40 का ग्रुप था, इन लोगों ने फिर से एक मीटिंग की, और मीटिंग करके अलाउद्दीन मसूद को अगला एम्परर बना दिया। अब अलाउद्दीन मसूद कौन है? तो ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? तो देखो, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इल्तुतमिश का खानदान काफी लंबा चौड़ा था, और इसके कई बच्चों को एम्परर बनने का मौका मिला। तो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, तो इल्तुतमिश के बाद इसको एम्परर बनने का मौका मिला। फिरोज को हटा के रजिया सुल्ताना एम्परर बन गई थी, रजिया सुल्ताना को हटा के बहराम शाह एम्परर बन गया। तो ये तीनों इल्तुतमिश के बच्चे ही तो हैं। लेकिन अगला जो बहराम शाह को जो हटाया गया, तो फिरोज के बेटे, फिरोज का बेटा है अलाउद्दीन मसूद, यानी इल्तुतमिश का पोता अलाउद्दीन मसूद। तो उसको अगला एम्परर इन लोगों ने बना दिया। तो ये 7th सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद। तो ये आप देख के ही समझ गए कि ये भी कमजोर ही था, इसको भी बहुत ज्यादा दिनों तक रूल नहीं करने दिया गया। तो अलाउद्दीन मसूद 1242 में ही 7th सुल्तान बन गया। किस सरकमस्टांस में बना वो तो आप जान ही रहे हो। इसके चाचा बहराम शाह को जेल में डाल के मार दिया गया था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, और इसके फादर भी एम्परर रह चुके थे, और रजिया सुल्ताना इसकी चाची थी। तो ये जो अलाउद्दीन मसूद है, ये बहुत कमजोर था, और ये लगभग एक पपेट के जैसा था, पपेट। तो इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ याद रखने को है नहीं, बस आप इनका नाम याद रख लो, वही काफी है। तो ये एक पपेट के जैसा था, ना ही इसके पास कोई ताकत थी, ना ही इसमें इतनी हिम्मत थी कि ये अपने मिनिस्टर्स या तुर्कानी चहलगानी को कोई ऑर्डर दे सके, या उनके किसी बात को ये उसके खिलाफ जा सके। तो 1246 में क्या हुआ, एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ था कि ये भी बहुत बुरी तरीके से इस चीज से तंग आ गया था कि मुझे पपेट बना के रखा गया है, और मेरा जो है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। तो इसने क्या किया था, इसने अपने एक प्राइम मिनिस्टर के एक बेटे को अरेस्ट करके उसको मार दिया था। तो ऐसा करते ही लोगों को लगा कि हमने तो इसको पपेट बना के रखा है, और अब ये पपेट जो है ये हमारी बात तो मान नहीं रहा, उल्टा हमारे ही लोगों को ये अरेस्ट करके मरवा रहा है। तो इसमें अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई। तो ये जैसे ही इसने साबित किया कि नहीं, अब मैं पपेट बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसको हटा दिया गया, मार दिया गया। तो 1246 में जो नोबेल्स थे, उन्होंने फाइनली अलाउद्दीन मसूद को हटा दिया, और उसकी जगह नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया अगला रूलर यानी 8th सुल्तान बना दिया, 8वां सुल्तान। बट ये देखो, ये सारी एक ही फैमिली के हैं ना, चाचा जाता है, भतीजा आता है, भतीजा जाता है, भतीजा का भाई आ जाता है। तो ये अभी जो है एक ही डायनेस्टी चल रही है, और सब के सब जो है स्लेव डायनेस्टी से ही निकले हैं। तो स्टार्टिंग हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, फिर आ गया इल्तुतमिश, और अब इल्तुतमिश का खानदान है ये। तो ये सारे तो एक ही खानदान के हैं ना। तो ये अभी जो आप कहानी सुन रहे हो, ये सब स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसी के रूलर हैं ये सब। तो जो अगला अपना एम्परर बना है नसीरुद्दीन महमूद, इसकी किस्मत थोड़ी अच्छी है, इसको 20 सालों तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी
अभी क्या देख रहे हो आप कि 2-2 4-4 साल पे लोग आते हैं एम्परर बन के चले जाते हैं, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद को 20 सालों तक एम्परर बने रहने का मौका मिला। यही है नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद कौन है? तो ये भी रुकनुद्दीन फिरोज का ही का बेटा है, यानी जो पुराना एम्परर है अपना अलाउद्दीन मसूद, तो अलाउद्दीन मसूद का भाई, अलाउद्दीन का भाई नसीरुद्दीन महमूद। ठीक, तो ये रुकनुद्दीन फिरोज का भाई, और ठीक इसके पहले जो एम्परर था अलाउद्दीन मसूद, उसका रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है ये, और अलाउद्दीन मसूद का भाई है ये। ये जो है ये भी काफी डरपोक किस्म का था, या ये कहो कि ये जानता था कि अगर मैं इनसे डर के नहीं रहूंगा तो ये मुझे एम्परर नहीं बनने देंगे। ये ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जो इसके नोवेल्स को पसंद ना आए या उनके मर्जी के खिलाफ हो। और तो और ये तो अपने महल से भी नहीं निकलता था, ये अपना दरबार भी नहीं अटेंड करता था। ठीक है, इसका दरबार एक्चुअली बलबन नाम का एक आदमी चलाता था, क्योंकि दरबार में किसी को तो बैठना है ना राजा बन के। तो ये बलबन कौन था? तो बलबन जो है, बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से करा दी, ताकि वो सब जगह बोल सके कि जो एम्परर है वो मेरा दामाद है, मैं एम्परर का फादर इन लॉ हूं। तो एम्परर का फादर इन लॉ बन गया ये। तो जो 20 सालों तक नसीरुद्दीन महमूद राज करता रहा, तो एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बलबन के हाथों में ही रही। तो बलबन को पोस्ट मिल गया नायबे ममालिकात का। नायबे ममालिकात मतलब आज के टर्म्स में हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, यानी राजा के बाद सबसे ऊपर होता था सुल्तान, सुल्तान के बाद होता था नायब, नायब। तो उसी नायब की पोस्ट इसको मिल गई है। नायब के बाद होते थे वजीर। तो ठीक है ना, तो वजीर आज की डेट में भले ही प्राइम मिनिस्टर के नाम से कह दो, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग नायब जो है वो सुल्तान के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी। तो अगर आज के टर्म्स में बात करें तो हाँ, नायब ही उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो सारी ताकत जो है वो बलबन के ही हाथ में थी। तो और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये ताकत इसके हाथों में कैसे पहुंची। तो ये जो बलबन था, बलबन एक्चुअली तुर्काने चहलगानी से इसका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। जो इल्तुतमिश ने 40 लोगों का ग्रुप बनाया था, उसी 40 के ग्रुप में बलबन भी था। तो इसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा ली कि अब तो ये सुल्तान का ही फादर इन लॉ बन गया है। तो इसने अपनी बेटी की शादी करा रखी है नसीरुद्दीन महमूद से। तो जो अपना किंग नसीरुद्दीन महमूद है, ये दरबार वरबार तो अटेंड करता नहीं था, घर से बाहर निकलता नहीं था। ये काफी रिलीजियस टाइप का पर्सन था, और ये अपने हाथों से कुरान की कॉपियां बनाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये अपनी जो इसको पैसे चाहिए होते थे, वो पैसे भी ये रॉयल ट्रेजरी से नहीं लेता था, सैलरी नहीं लेता था। एक राजा को अपना खर्च चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, खाएगा क्या, लोगों को सैलरी क्या देगा। तो ये रॉयल ट्रेजरी से पैसे नहीं लेता था कि कहीं तुर्काने चहलगानी वाले लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं मुझे भी गद्दी से ना हटा दें। तो ये किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता था। अपने छोटे से महल में बैठ के ये हैंड रिटन कुरान बनाता था, यानी कुरान को अपने हाथ से ये लिखता था और उसको बेच के ही अपना खर्चा ये चलाता था। ठीक, तो इसका जो काजी था, काजी मतलब जो लॉ मिनिस्टर, तो इसका जो काजी था वो था मिनहाजे सिराज। इसने एक बुक लिखी है, वो है तबाते नसीरी। नसीरी यानी नसीरुद्दीन के ही नाम पे, नसीरुद्दीन के नाम पे एक बुक लिखी है, लाइफ हिस्ट्री लिखी है उसकी। इसी बुक के जरिए हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी डिटेल में पता चलता है। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है कि तबाकते नसीरी का ऑथर कौन है। तो काजी मिनहाजे सिराज, या ये भी पूछा गया है कि तबाकते नसीरी किस डायनेस्टी के ऊपर लिखी गई बुक है। तो स्लेव डायनेस्टी के ऊपर लिखी गई बुक है। तो नाम से ही आप याद रख सकते हो कि नसीरी यानी नसीरुद्दीन महमूद की लाइफ हिस्ट्री, नसीरी। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो कि एक के बाद एक कमजोर रूलर्स आते जा रहे हैं। तो फाइनली ये 20 सालों तक पीसफुली राज करता है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। तो 20 सालों तक इसको राज करने दिया गया, और राज इसने तो नहीं किया, इसके ससुर जी यानी बलबन ही राज कर रहे थे। और फाइनली 1266 में ये मर गया। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि इसके जो ससुर थे, जो कि नायबे ममालिकात के पोजीशन पे थे, जिनका नाम था बलबन,
ऐसा माना जाता है कि बलबन ने ही जहर देके इनको मरवा दिया, ठीक है, क्योंकि बलबन भी सुल्तान बनना चाहता था और वो बूढ़ा हो गया था, वो काफी बूढ़ा हो गया था, उसको लगा कि शायद मैं मर जाऊं, कभी मेरे को सुल्तान बनने का मौका ही ना मिले, तो उसने हड़बड़ाहट में आके पॉइजन देके मार दिया। तो अभी तक हम 3 पार्ट देख चुके हैं। चौथे पार्ट में हम इनकी जो पहली डायनेस्टी चल रही है, स्लेव डायनेस्टी, उसकी पूरी कहानी को हम कंप्लीट कर देंगे। तो जब मर गया किंग नसरुद्दीन, तो ऑब्वियसली उसके बाद बलबन के हाथों में तो ताकत थी ही, वो नायबे ममालिका था, अब उसने खुल के खुद को सुल्तान ही डिक्लेयर कर दिया। तो अगला सुल्तान जो है बलबन ही बन गया। तो बलबन 9th सुल्तान बन गया। लेकिन पूरे जो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है बलबन। तो आगे हम पार्ट 4 में बलबन की कहानी कवर करेंगे।